आपने डिफरेंट साइकिल्स देखी है, हर्षद मेहता स्कैम, 2008 का क्राइसिस, फिर कोविड, डॉट कॉम बबल भी आपने देखा है। अब जो करंटली चल रहा है, कैन यू बिलीव कि यूक्रेन रशिया के पैसे से रशिया के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। क्या हम ऐसा कुछ पास्ट में देख चुके हैं? एक है 1973 का ऑयल एम्बार्गो, $2 का ऑयल $4 हुआ और $4 का ऑयल अल्टीमेटली $12 हो गया। ये जो वॉर होती है, ये इंडियन मार्केट पर या फिर ग्लोबल मार्केट्स पर कितना परमानेंट मार्क छोड़ के जाती है? मार्केट वॉर खत्म होने से पहले ही बॉटम हो जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी है, जो सब जानना चाहते हैं, क्या कोई क्रैश आने वाला है? क्रैश आ गया, पेनफुल होगा अनडाउटेबली। जैसे गोल्ड में रिजर्व कर रही है कंट्रीज फंड्स, तो सिल्वर में भी हो सकता है ऐसे? सुना गया है कि एक दो सेंट्रल बैंकर्स ने शायद खरीदारी की। क्या गोल्ड इस साल 3 लाख जाएगा? इंडिया और चाइना अपकमिंग 10 इयर्स में कौन ज्यादा ग्रो करेगा? टॉप 3 सेक्टर्स जो आने वाले 1 साल में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम आपको 1 करोड़ दे देते हैं आज और बोलते हैं कि आप 1 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करो, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो मैं पिछले कुछ महीनों में ही स्टॉक मार्केट 10-15% गिर चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो 20-30% तक गिर चुके हैं और ये फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे मार्केट्स में करे क्या? होल्ड करे, सेल करे, बाय करे? मार्केट क्रैश हो गया तो आईटी स्टॉक्स का क्या होगा? गोल्ड 3 लाख पहुंचेगा या 1 लाख? एफडी ही कर लूं क्या? ऐसे क्वेश्चन से मेरा डीएम भरा हुआ है और आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने अपने शो पर एक एक्सपर्ट को बुलाया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर है, जिनको 30+ इयर्स का स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो एमडी है कोटक महिंद्रा एएमसी के, मिस्टर नीलेश शाह। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया है नेहा जी, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं, बट इन्वेस्टर्स का मूड अभी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। शायद क्रैश आने वाला है, सब सोच रहे हैं। मार्केट में अभी 4 फैक्टर्स है। पहला ट्रम्प के टैरिफ्स, दूसरा मिडिल ईस्ट की वॉर, ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और एलपीजी गैस का जो शॉर्टेज चल रहा है। अब आप हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि आखिर चल क्या रहा है, मार्केट्स क्यों इतना वॉलेटाइल हो रही है और क्या फ्यूचर है? नेहा जी, हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मार्केट को अनसर्टेनिटी कभी पसंद नहीं है और डॉन क्या कर रहा है वो मार्केट की समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे जैसे इवेंट घट रही है वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ऑयल के दाम बढ़े हैं, ऑयल की सप्लाई के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है और ऑयल हमारी कुंडली का राहु काल है। जब भी ऊपर जाता है राहु काल चालू हो जाता है। रुपये के ऊपर इम्पैक्ट आती है, ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आती है, महंगाई बढ़ती है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी कम होती है। तो जाहिर है जब तक जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं दिखेगा मार्केट को, तब तक मार्केट गिरती रहेगी। तो अभी जो मार्केट्स पिछले 1 साल से जो गिर रहा है, इसका मेन रीज़न आप बोल रहे हैं कि वो वॉर लाइक सिचुएशंस या वॉर हो सकती है? पिछले 18 महीनों से मार्केट मोटा मोटा सेम लेवल के आसपास था और पिछले 1 महीने में वो गिर गया। पहले का जो एक कंसोलिडेशन फेज था वो इसलिए था कि 2020 से 2024 में बहुत अच्छा रिटर्न बन गया। उम्मीदें या वैल्यूएशंस प्राइसेस से या फंडामेंटल से बहुत आगे चले गए, तो एक पुल बैक आया, कंसोलिडेशन आया। बट अब जो पिछले 1 महीने की गिरावट देख रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल की बदौलत है। नॉट ओनली प्राइस बट सप्लाई के ऊपर भी डाउट हो रहा है। आज फ्लाइट में आ रहा था तब पता चला एमआरआई स्कैन के लिए हेलियम की ज़रूरत है और ये जियोपॉलिटिकल की वजह से हेलियम की अवेलेबिलिटी भी कंस्ट्रेंट हो सकती है।
अब ये जियोपॉलिटिकल इवेंट से एमआरआई स्कैन तक का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना मार्केट के लिए मुश्किल है, और इसीलिए करेक्शन हमें दिख रहा है। सर, हमें जो मेजॉरिटी व्यूअर्स दिख रहे हैं वो काफ़ी बिगनर्स लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो है। मेजॉरिटी यंग है जो 20 टू 25 की एज में है। बट बिकॉज़ आपको 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने डिफरेंट साइकिल्स देखी है। हर्षद मेहता स्कैम, 2008 का क्राइसिस, फिर कोविड, डॉट कॉम बबल भी आपने यस। देखा है। तो इतनी सारी आप चीज़ें देख चुके हो, साइकिल्स देख चुके हो। अब जो करंटली चल रहा है, वो किससे ज़्यादा सिमिलर है? क्या हम ऐसा कुछ पास्ट में देख चुके हैं, जिसको पढ़कर या समझकर हम अभी करंट जो सिचुएशन है, उसपे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर सकें? सो एक है 1973 का ऑयल एम्बार्गो, हुँ, हुँ। जब अरब देशों ने, जिन देशों ने इज़राइल को योम किपुर युद्ध में मदद की थी, वहाँ पे ऑयल एक्सपोर्ट करने पे बैन कर दिया था। $2 का ऑयल $4 हुआ, और $4 का ऑयल अल्टीमेटली $12 हो गया। हुँ। इस वक्त तो हमने $70 का ऑयल 120 डॉलर होते देखा है। इमेजिन करिए वहाँ 2 का 12 हमने देखा था। तो वहाँ से कुछ हम ज़रूर सीख सकते हैं। जो मैंने अनुभव किया था वो 90 का कुवैत सद्दाम इन्वेजन, इराक और कुवैत का। उस समय भी ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी, और उस समय भारत की ऑयल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमें अपना सोना प्लेज करके एफएक्स लेना पड़ा था। हमारे पास कुछ कुछ सप्ताह का एफएक्स बचा था इंपोर्ट कवर के रूप में। हुँ। आज उसके सामने हमारे पास अब भी $700 बिलियन का रिजर्व पड़ा है। ऑयल इंटेंसिटी भी कम हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी फोकस है। तो ये समय खराब जरूर है, बट कंपेयर टू 1990 या 1973 हमारी एबिलिटी टू बेयर पेन हैज़ इंक्रीज्ड। सो अभी जो भी चल रहा है, डेफ़िनेटली जो आपने बताया कि इतना बड़ा क्रैश नहीं आएगा जितना हमारे पास्ट में आया है। या रीज़न बीइंग कि शायद अभी हम थोड़ा स्टेबल सिचुएशन में है कंपैरेटिवली। एब्सोल्युटली। बट स्टिल सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी है, जो सब जानना चाहते हैं, क्या कोई क्रैश आने वाला है? सी क्रैश कभी बता के नहीं आता, और जो क्रैश की प्रिडिक्शन करने वाले हैं उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, कि कभी ना कभी तो सुई सही समय दिखाती रहेगी। दूसरा हाइंडसाइट बेनिफिट वाले, जो घटना घटने के बाद उसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे यस कैसा हुआ। आई थिंक हमारे पास नेहा जी कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है कि हम आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। वॉरेन बफे कहते हैं, ही हैजंट मेट अ पर्सन हु हैज सीन टुमारो। हमारे हाथ में है कि इवेंट घट जाए उसके बाद मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्रैश आ गया, पेनफुल होगा अनडाउटेबली, बट उसके बाद मैं पैनिक में रहूं, भयभीत रहूं, डरा रहूं, और जो नोशनल लॉस है उसको रियल लॉस में कन्वर्ट कर दूं, या उस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठाऊं और उस सस्ते दाम पे निवेश करूं। अनुभव यही कहता है, चाहे 92 का क्रैश हो, चाहे 2000 का टीएमटी बबल फूटा, चाहे 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था, चाहे 2020 का कोविड क्राइसिस था। जिन्होंने पैनिक किया उनका नुकसान कायम रहा, जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया उन्होंने पेन जरूर लिया बट पैसा बनाया। आपके ना मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी और डिफरेंट टाइम गैप्स के थे। एक था 5-6 महीने पहले का और एक था आई थिंक 2 हफ्ते पहले का। तो जब क्रैश के बारे में बात हो रही थी, तो उस वक़्त शायद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि शायद क्रैश नहीं आए या कोई मेजर करेक्शन हम नहीं देखेंगे यस। मार्केट में, मार्केट साइडवेज़ है, ठीक चल रहा है सब कुछ। बट अभी जो रीसेंट मैंने आपका या इंटरव्यू देखा, तो उसमें थोड़ा-सा घबराहट बोल सकते हैं मार्केट्स को लेकर कि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं, यस। हमें थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। या कैसे ये चेंज फ़ील हो रहा है आपको?
सो कई बार लोग कहते हैं कि अरे नीलेश पे आपने व्यू बदल दिया। तो मिल्टन फ्राइडमैन करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका एक डायलॉग मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, व्हेन फैक्ट्स चेंज आई चेंज माय ओपिनियन, व्हाट डू यू डू सर। हम एक ही व्यू के ऊपर बंधे नहीं रह सकते। जैसे सिचुएशन बदलती है, हालात बदलते हैं, व्यू बदलना पड़ेगा। हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी कॉमन रहेगी कि सस्ते दाम पे खरीदिए, पैनिक में खरीदिए, ग्रीड में मोमेंटम में बेचिए, असेट अलोकेशन को फॉलो करिए। 6 महीने पहले इस युद्ध के आसार दिख नहीं रहे थे, तब सब कुछ अपनी फेवर में दिख रहा सब था, चंगा सी। सब चंगा सी। हाँ। आज पिटाई हो रही है बिकॉज हायर ऑयल प्राइसेस और राहु कालम ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कुंडली। तो जब तक दाम में इस फियर को, इस रिस्क को डिस्काउंट नहीं किया जाए, फैक्टर नहीं किया जाए, तब तक आप व्यू नहीं बदल सकते। बट अगेन जो रीसेंट टाइम्स में हो रहा है उसका क्रेडिट मोर ओवर इधर ट्रम्प सर को, जो आपने अभी जस्ट कहा डॉन, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, या फिर वॉर्स को जा सकता है। तो ये जो वॉर होती है, ये इंडियन मार्केट पर या फिर ग्लोबल मार्केट्स पर कितना परमानेंट मार्क छोड़ के जाती है? आपने अभी डिफरेंट वॉर्स का मेंशन किया था। तो कितने हद तक या कितने टाइम लगता है लोगों को रिकवर करने का, मार्केट्स को रिकवर करने का? सो एक जो हमने देखा है कि मार्केट वॉर खत्म होने से पहले ही बॉटम हो जाती है। दूसरा विश्व युद्ध इस युद्ध से बड़ा घमासान था। 1942 में मार्केट ने बॉटम बनाया, युद्ध 3 साल बाद 45 में ख़त्म हुआ। कारगिल हमारे लिए बड़ा युद्ध था। कारगिल जब ख़त्म हुआ युद्ध, तब इंडेक्स काफ़ी ऊपर था कंपेयर टू व्हेन कारगिल स्टार्टेड, कुछ 20-25% ऊपर गया था। अ, दो गल्फ वॉर को देखे तो वहाँ पे भी मार्केट की बॉटम युद्ध खत्म होने से पहले ही हो गई थी। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, गलत भी चाहता है बट डिस्काउंट तो करता ही रहता है। तो एक बात मुझे लगती है कि मार्केट की बॉटम युद्ध खत्म होने से पहले बन जाएगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि मार्केट्स वापस ज़रूर आएँगी। कारगिल में 25% आ गई थी, इवन कोविड में भी 30% के आसपास वापस आ गई थी। और ये कारगिल में सर कितने टाइम में हुआ था? कारगिल का युद्ध बड़ा लंबा नहीं चला था, हुँ, हुँ, हुँ। तो तकरीबन 40-45 दिन में हो दिन गया में। था। और कोविड के टाइम में आई थिंक ये कोविड के सेम। टाइम में समय लगा था हुँ, हुँ। थोड़ा, बिकॉज मार्च में 35% के आसपास गिरा, फिर उसी लेवल को पहुंचते पहुंचते तकरीबन दिसंबर निकल गया था, करेक्ट, स्टिल विदिन अ ईयर। विद इन अ ईयर। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम कि इन्वेस्टर्स अब क्या करें? सो युद्ध होने से पहले भी हमने ये कहा था, युद्ध में भी ये कहेंगे और युद्ध होने के बाद भी ये कहेंगे। पहला, नेहा जी, जो आपके व्यूअर्स का सेगमेंट है, उनसे एक ही गुजारिश है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, उसकी जगह पे इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का डेट लेके गुजारा करना सही बात नहीं है। सेविंग्स की आदत डाल दीजिए, चाहे थोड़ी हो चाहे छोटी ही हो, लेकिन वो आदत डालना बहुत ज़रूरी है। फिर 3 चीज़ों को फॉलो करिए। एक है, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटा ही सही बट निवेश करिए। दूसरा, जल्दी का काम शैतान का, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। आज आप आम का पेड़ बोएंगे तो कहते हैं 12 साल के बाद मीठे आम आते हैं। आज तक मुझे कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो भगवान को जाके कंप्लेंट कर रहा हो कि गॉड 12 साल के बाद आम क्यों देते हो, इंस्टेंटली दे दो। तो सृष्टि में भी अच्छे आम के लिए 12 साल रुकना ज़रूरी है। तो निवेश में भी अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना ज़रूरी है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए सूप, सलाद, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, डेजर्ट सब खाते हैं। सिर्फ सूप सलाद खाएंगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ डेजर्ट और फरसान खाएंगे तो सेहत नहीं रहेगी। आप एक बैलेंस करते हैं, वही बैलेंस आपको फिनेंशियल हेल्थ के लिए पोर्टफोलियो में करना है। डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, इन सभी से आपका पोर्टफोलियो बनाइए। ये कंबाइन करके आपकी फाइनेंशियल सुरक्षितता प्राप्त होगी। तो आप कह रहे हैं कि इस मार्केट में भी हम एसआईपी चालू कर सकते हैं। अनडाउटेबली, प्रोवाइडेड आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। परचेजेस कर सकते हैं और जिन्होंने अन- खरीदे हुए हैं लॉन्ग टर्म, लेट्स सपोज 2 साल पहले खरीदा था, तो वो होल्ड करें। आप उसको एक बार परखिए जरूर कि क्या आपने सही चीज में निवेश किया है कि नहीं। कई लोगों ने मोमेंटम वाले स्टॉक में निवेश किया था, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप। वहां पे अगर भाव आज भी अपनी फंडामेंटल वैल्यू से आगे है तो बेच दीजिए। आपने जो चीज खरीदी है वो क्वालिटी है, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है, तो रहने दीजिए। गॉट इट। जैसे अभी आप बात कर रहे थे डिफरेंट एसेट क्लासेस की, तो क्रैशेस से अपने आप को बचाने का रामबाण तरीका तो एसेट एलोकेशन ही होता है, राइट? अब आप हमें समझाइए कि एसेट एलोकेशन होता क्या है और इसको सही ढंग से कैसे कर सकते हैं, मीनिंग कि इसके थंब रूल्स क्या है? श्योर। सो एक अगर आप रईस आदमी है तो आपको प्राइवेट बैंकर आके असेट एलोकेशन सिखाएगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इस पॉडकास्ट से सीखना पड़ेगा। असेट एलोकेशन एसेंशियली ये कहता है कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप निवेश करिए और सारे असेट क्लास में निवेश करिए। इक्विटी में ग्रोथ है, बट साथ में वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है। डेट में महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश कम है, बट स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। गोल्ड एंड सिल्वर हेज है इंटरनेशनल करेंसी डिप्रिशिएशन के सामने या मॉनेटरी एक्सपेंशन के सामने। ऑफशोर इन्वेस्टमेंट से आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो हर असेट क्लास में कुछ खूबी है, कुछ खामी है। वो आप पूरा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कौन से असेट क्लास में कब कितना लगाना, ये सबको डाउट रहता है। तो एक रामबाण इलाज है। भारत के जो बड़े म्यूचुअल फंड है उनके पास सबका अपना अपना असेट एलोकेशन फंड है। हमारा कोटक मल्टी असेट एलोकेशन फंड है। उसमें हम डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल, इन 3 असेट क्लास में निवेश करते हैं। रियल एस्टेट और ऑफशोर में हमें निवेश करना विद इन द डेट कैटेगरी या इक्विटी कैटेगरी अलाउड है। आप हर महीने उसका असेट एलोकेशन देख लीजिए। आज की तारीख में तकरीबन 60% इक्विटी है, 20% सोना चांदी है, 20% डेट है। तो एक एवरेज निवेशक के लिए उसका असेट एलोकेशन मिल गया। बट सर, डोंट यू थिंक कि ये हमारी रिस्क एपेटाइट पर भी डिपेंड करता है कि हमारे गोल्स क्या है, हमारी करंट लाइफस्टाइल या लाइफ क्या है, कितने हमारे डिपेंडेंट्स है कि नहीं? जैसे आपने बताया कि जो ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है वैसे चेक करने की, बिकॉज मेजरली तो मोस्टली लोगों को ये सूट करेगा, बट स्टिल कुछ लोग हो सकते हैं, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं फिर? सो अनडाउटेबली ये थंब रूल है, कोई आपका टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं है। बट सोचिए कि आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है, आपको रिस्क नहीं लेना, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बहुत शॉर्ट टर्म है। तो ये 60 इक्विटी, 20 डेट एंड 20 मेटल को रिवर्स कर दीजिए। 60 डेट डालिए, 20 इक्विटी डालिए, 20 मेटल डालिए। आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, आपकी कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये 60-20-20 को आप 70-30 कर सकते हैं। तो इसको आप एक नॉर्थ स्टार पकड़ के फिर अपने डेस्टिनेशन का रास्ता
चुन सकते हैं। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब मोमेंटम अच्छा होता है तो रिस्क अवर्स आदमी को भी लगता है कि मैं रिस्क टेकर हूँ। तो मेरा एक लिटमस टेस्ट है, एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो ये रामबाण इलाज आपके आईने को नहीं, आपका चेहरे की धूल को साफ करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी की तो आप रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कोविड के समय में बिकवाली की, जो था वो भी बेच दिया, तो आप रिस्क अवर्स हैं। और आपने कुछ नहीं किया और अपने इन्वेस्टमेंट को चालू रखा, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। अब ये तो आईना झूठ नहीं बोलता, आपको खुद को पता है आप क्या है। उस हिसाब से फिर असेट अलोकेशन, फंड के अलोकेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आज मार्केट गिर रही है, आपको लगता है कि मैं रिस्क अवर्स हूँ, ज़ीरो इक्विटी कर दूँ, तो वो गलत हो जाएगा। 60 मत रखिए, पर 20-30 तो रखिए। अभी आपने मेंशन किया कि आपका जो फंड है उसमें 20% मेटल्स को आपने एलोकेशन दिया हुआ है, और अगर रिटेल इन्वेस्टर 20% उसमें डालेगा तो वो थोड़ा रिस्की या फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? जैसे कि अभी बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, बहुत लोग टेंस्ड है, एंग्जायटी है कि गोल्ड 3 लाख पहुंचेगा या वापस से 1 लाख आ जाएगा। तो मेटल्स पर आपकी क्या ओपिनियन है? कहाँ जाने वाले हैं मेटल्स, और क्या मेटल्स में हम 20% ही रखें या उसको कम करें? सो अगेन, ये थंब रूल है। आपका कंफर्ट कम है तो कम भी रख सकते हैं, बट आप लॉजिक समझिए कि क्यों मेटल में रखना चाहिए। तो एक, ज़्यादातर देश के विदेशी एफएक्स रिजर्व्स डॉलर, येन, यूरो, रेनमिनबी में लगे हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोला तो उनके पास सुबह को $650 बिलियन रिजर्व था। $500 बिलियन बाहर था, $150 बिलियन सोने में था। शाम तक वो $500 बिलियन फ्रीज हो गए। जो 150 बिलियन सोने में था वही उनके पास रहा। आज उन $500 बिलियन रिजर्व पे जो ब्याज आता है वो यूक्रेन को जाता है। कैन यू बिलीव कि यूक्रेन रशिया के पैसे से रशिया के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। अब जब ये चीज हुई तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसे करें। एक है आप बिटकॉइन खरीद लीजिए, दूसरा है आप गोल्ड या सिल्वर खरीद लीजिए। सेंट्रल बैंक ने पिछले 3 सालों में तकरीबन 3,000 टन सोने की बाइंग करी, और वो इंडियन हाउसवाइफ की तरह है, एक बार सोना खरीद लिया तो बेचना नहीं है। दुनिया में इतना सोना नहीं है कि सेंट्रल बैंकर और इंडियन हाउसवाइफ दोनों को दे पाए, इसलिए सोने के दाम बढ़े। अब आपको लगता है कि नहीं, सेंट्रल बैंकर्स बाइंग करते रहेंगे बिकॉज अभी भी उन्हें डाइवर्सिफाई करना बाकी है। इंडिया, चाइना, जापान, इनके रिजर्व्स का 15-20% पैसा सोने में है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, इनके रिजर्व्स का 60-70% पैसा सोने में है। पोलैंड में तकरीबन 50% रिजर्व सोने में है। तो आज नहीं तो कल ये लोग सब उसी डायरेक्शन में जाएंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे, और इसीलिए आपको सोने में निवेश करना चाहिए। नाउ आप 5% करे, 15% करे, आपके ऊपर है। बट जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देख रहे हैं अभी, रिसेंट 5% या 10% क्रैश किया है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है, बट क्योंकि न्यू इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। तो एक तो रिज़र्व वाला रीज़न है, उसके लिए 100% उन्हें अभी भी चालू कर देना चाहिए। गोल्ड में एसआईपी है जो भी इन्वेस्टिंग वो कर रहे हैं। 100% कर देना चाहिए। सी, रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो साइड हैं। आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। सर सिल्वर में भी सेम केस है, मतलब सिल्वर का क्या करें?
लास्ट ईयर तो बहुत ट्रेंड में था और काफ़ी लोगों ने खरीदा भी। फिर जो मार्केट में हमेशा होता है थोड़ा बहुत क्रैश वो हुआ, लेकिन अब वो बिल्कुल डर गए हैं, वो ऐसे बैठ गए हैं कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा। बुरा मान गए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सो सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, उसमें कुछ हद तक किसी सेंट्रल बैंकर्स ने खरीदारी की थी, ऐसी र्यूमर भी आई थी, बट कंफर्मेशन कुछ नहीं मिला। सिल्वर की माइनिंग, नई माइंस ऑपरेशनल हो रही है, बट एक्सट्रैक्शन की कीमत काफ़ी हाई है। दूसरा, ईवी बिजनेस हो या सोलर सेल बिजनेस हो, वहाँ पे सिल्वर की खपत हो रही है। तो हमें लगता है कि आज की तारीख में भी सिल्वर आप ले सकते हैं, बट इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मिडिल ईस्ट में से कई लोग बाहर निकल रहे हैं, भारत में भी कहते हैं 60-70 हज़ार लोग वापस आ गए। तो आप अपना सोना तो मिडिल ईस्ट में छोड़ के नहीं आओगे, यहाँ पे ला भी नहीं सकते बिकॉज फ्लाइट में 20 किलो से ऊपर अलाउड नहीं है। तो आप सोना बेच रहे हो और पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब ये जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो अच्छा है, बट उसी की वजह से सोने और चांदी में गिरावट भी दिख रही है। तो आप सीमित मात्रा में सोने और चांदी में निवेश कर सकती है, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और इसीलिए आपको एसआईपी के जरिए निवेश करना पड़ेगा। आप ये भी कह रहे हो क्या कि जैसे गोल्ड में रिज़र्व कर रही है कंट्रीज़ फंड्स, तो सिल्वर में भी हो सकता है ऐसे? अभी तक र्यूमर में सुना गया है कि 1-2 सेंट्रल बैंकर्स ने शायद खरीदारी की। नॉर्मली वो लोग अपने फ्रंट के थ्रू खरीदारी करते हैं, तो लोग गेस करते हैं कि हाँ, इन्होंने खरीदारी की है। सी सिल्वर इज सच अ लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, गोल्ड कम स्टोरेज में काम हो जाता है, तो सेंट्रल बैंकर्स भी सोचेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर गोल्ड के दाम बहुत ऊपर चले गए तो सेंट्रल बैंकर शायद सिल्वर की खरीदारी में भी ध्यान रखेंगे, मतलब सिल्वर भी हमें ले लेना चाहिए बिना ज़्यादा सीमित सोचे। मात्रा में। करेक्ट। अम, अभी बिकॉज़ ऑफ द टैरिफ एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ट्रम्प पगला गए हैं। तो ट्रम्प के जो भी टैरिफ रूल्स है, चेंजेस होते रहते हैं, रिवर्सल होते रहते हैं। इनका शॉर्ट टर्म पे तो इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हम तुरंत देख ही लेते हैं और हाँ, पता चल ही जाता है। क्या इनका लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी पर कोई परमानेंट मार्क रहेगा, या ये बस शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स है? सो टैरिफ की इमीडिएट इम्पैक्ट तो शॉर्ट टर्म में दिखती है, बट उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तय होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्वाकल्चर, भारत $8 बिलियन के आसपास का एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट करता था टैरिफ के पहले, ज़्यादातर अमेरिका में जाता था। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दी, ऑटोमेटिकली श्रिम्प एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गया। अब श्रिम्प्स तो आप ग्रो कर रहे हैं, तो अल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढना पड़ा। अब टैरिफ ख़त्म हो गई है, बट जो अल्टरनेट डेस्टिनेशन को भारतीय श्रिम्प एक्वाकल्चर अच्छा लगा है वो तो डिमांड कर ही रहे हैं। अब एक है कि हम दाम बढ़ाएं, अमेरिका और यूरोप में कंपटीशन कराइए, जो ज़्यादा दाम ले वो ले ले, बट वो तो लंबा नहीं चलेगा। दूसरा है हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, 8 बिलियन की जगह 16 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट ले ले। तो अगर हमने दूसरा रिएक्शन दिया कि चलो अमेरिका को भी बेचे, यूरोप को भी बेचे, तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और अगर हमने पहला ऑप्शन लिया कि नहीं, दाम बढ़ाते, जो महंगा लेगा उसी को बेचेंगे, तो कुछ समय के लिए फ़ायदा होगा, बट बाद में वो चलेगा नहीं। तो इंपोर्ट्स के लिए अभी इंडिया के पास यूएस के अलावा और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, जहाँ पर हम अल्टरनेट मार्केट देख सकते हैं? पूरी दुनिया हमारा प्लेग्राउंड है। हुँ। अभी हमने यूके से एफटीए किया, ईयू से एफटीए किया, जापान भी बड़ा मार्केट है, चाइना भी बड़ा मार्केट है। हमारी चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के ऊपर है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू एक्सपोर्ट टू देम। ना वो दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव नेशन है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करने में हमें
मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट पूरी दुनिया हमारे लिए एक प्लेग्राउंड बन सकता है। अगर हमने सही से स्ट्रैटेजिकली चीज़ें फ़ॉलो की, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर सकता है? गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर हम देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। हुँ। क्यों? 2 चीज़ें हैं। एक पावर कॉस्ट, एग्रीकल्चर पावर मुफ्त में दिया जाता है, तो उसकी जो सब्सिडी बर्डन है, वो इंडस्ट्रियल पावर वाले देते हैं। सिमिलरली रेलवे पैसेंजर फेयर में पिछले 20 सालों से कोई रिवीजन अपवर्ड्स नहीं हुआ। तो उसका जो बर्डन है, वो इंडस्ट्रियल फ्रीट, कमर्शियल फ्रीट लेता है। अब आपकी पावर कॉस्ट ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप कॉम्पिटिटिव कैसे बनेंगे? अब ये सरकार के ऊपर है कि वो एग्रीकल्चर पावर सब्सिडी और रेलवे पैसेंजर फेयर सब्सिडी को बजट में ले ले। इंडस्ट्रियल फ्रेट, कमर्शियल फ्रेट और इंडस्ट्रियल पावर को मार्केट डिटरमाइन कर दे। अपने आप हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होगी, चाइना में भी एक्सपोर्ट करना सीख जाएगी। और क्या हम सर्विसेज़ जो अभी तक हम सर्विस फ़ोकस्ड नेशन थे, क्या हम धीरे-धीरे जो कि हम देख भी रहे हैं अपने आस-पास कि हम स्टार्टअप्स में काफ़ी आगे आ गए हैं, इनोवेशन में भी धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी, एआई में भी हम काफ़ी पीछे नहीं हैं इवन एआई में भी। तो क्या हम धीरे-धीरे देख रहे हैं कि हम टेक कंट्री बन सकते हैं, हो बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट की कभी कमी नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार भारत में हुआ था, क्रेडिट न्यूटन लेके जाता है। फिबोनाची सीरीज की क्रेडिट फॉरेनर को मिलती है, जबकि सदियों पहले हमारे यहाँ पे वो डिस्कवर हो चुका था। सूर्य के आसपास पृथ्वी और बाकी ग्रह घूमते हैं, वो हमें पता था। गैलीलियो ने जब वो बोला तो उसके ऊपर केस किया गया था। तो एज अ सोसाइटी वी हैड आवर नॉलेज, और फिर किसी कारणवश हम उसे भूल गए। क्या हम इसे वापस कैप्चर कर सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आज डीप टेक के कहीं भी इनोवेशन देख लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहां पे कोई ना कोई भारतीय का कंट्रीब्यूशन तो है। तो हम अगर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सके तो वाकई अच्छा होगा। एक किस्सा कहना चाहता हूँ। कुछ दशक पहले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय करके एक साइंटिस्ट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्हें डॉक्टरेट मिली रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो गए, वहाँ पे दूसरी पीएचडी करी सेम सब्जेक्ट में। और उन दिनों जो बाहर जाता था वापस नहीं आता था, बट ये वापस आ गए। यहाँ कलकत्ता में पढ़ाई कराते कराते उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की द्वारा हुई। It happened 67 days afterwards. World's first test tube baby was created by Dr. Robert Edwards called Louisa Brown. डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला, रिकग्निशन मिली, वाहवाही हुई। हमने क्या किया? हम सुभाष मुखोपाध्याय के ऊपर चढ़ बैठे। अरे टेस्ट ट्यूब में बेबी बनती है। हम ये भूल गए कि महाभारत में लिखा गया था कैसे कौरवों का जन्म हुआ। शायद हो सकता है वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी थे। हमने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को इतना हैरान परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब तक सोसाइटी की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक सुभाष मुखोपाध्याय तो मिलते रहेंगे, बट उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, वो आत्महत्या ही करते रहेंगे। इसमें सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, हमारे समाज का, आपका और मेरा भी उतना ही दायित्व है कि हम अपने
रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को एनकरेज करे, बढ़ावा करे। दिस इज एक्चुअली सैड एंड शॉकिंग। तो क्या प्रॉब्लम माइंडसेट में है? क्या हमारा माइंडसेट ही है जो हमें ग्लोबल सुपर पावर बनने से रोक रहा है? सो ग्लोबल सुपर पावर की डेफिनेशन क्या? एक है कि हम लोगों को डरा धमका के सुपर पावर बने। दूसरा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट को फॉलो करके सुपर पावर बनाए। आज अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। तो हमने कोई अटैक करके, लड़ाई करके बौद्ध धर्म को नहीं फैलाया, वो अपने आप फैलता गया। तो पहले तो सुपर पावर की डेफिनेशन तय करनी पड़ेगी। जैसे सुपर पावर का अगर नाम लेते तो माइंड में क्या आता है? यूएस। यूएस, बट उनका काम तो थोड़ा डराने धमकाने वाला है। हमारे लिए वही रास्ता है ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखें तो बॉलीवुड हमें एक सुपर पावर दे रहा है। दुनिया में कहीं पे भी जाए तो लोग हिंदी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को पहचान लेते कई जगह पे। तो वो भी एक पावर है। तो हमें तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम किस तरह सुपर पावर बनना चाहते हैं। आई थिंक हमारा जो कल्चर है अतिथि देवो भव का है, वसुधैव कुटुंबकम का है। वो गुंडागर्दी करके, मारामारी करके सुपर पावर बनने का नहीं है। आप ये देखिए नेहा जी, एक पार्टनरशिप जो सब रोज कहने चाहिए, जिसकी मिसाल देनी चाहिए, वो किसी को पता ही नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने कोविड के समय में वैक्सीन बनाई। नॉलेज उनका था, वैक्सीन उनकी थी। मैन्युफैक्चरिंग हुआ सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। दुनिया को आधे से ज़्यादा ह्यूमैनिटी को इस वैक्सीन ने बचा लिया। चाइना ने अपनी वैक्सीन रखी, अमेरिका ने अपनी रखी, बाकी कई देशों में हमने ये वैक्सीन सप्लाई करी। वो सुपर पावर स्टेटस ही है। तो इसी से मैं अगला सवाल रिलेटेड होगा कि एक सेइंग है या कहते थे काफ़ी टाइम पहले कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी होता रहे बट इंडिया में सब चंगा रहेगा। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बूस्ट ही रहेगी, स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। क्या अभी जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है या वॉर है, इसमें भी सेम हम कह सकते हैं? क्या अभी भी आप उतना ही बुलिश हो इंडिया पर 5 साल पहले थे या 2 साल पहले थे? इतना कॉन्फिडेंस है जितना हम 2 साल पहले बात कर रहे थे, अब शायद वो दिख नहीं रहा है जनता में। तो आपका इस पे सो क्या ओपिनियन है? हम तो हमेशा इंडिया पे बुलिश रहे हैं, और इसलिए बुलिश रहते हैं बिकॉज हमें अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर मिलते हैं। आप सभी ने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, बहुत ही विजनरी एंटरप्रेन्योर है। अब एक एंटरप्रेन्योर की कहानी मैं कहता हूँ, उसके बाद नेहा जी आप तय करना बुलिश रहना चाहिए या नहीं। ये इंजीनियर थे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे इंजीनियरिंग का। बोर हो गए तो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए, एमबीए किया फाइनेंस में। वॉल स्ट्रीट के ऊपर उन्होंने फिक्स्ड इनकम फंड मैनेज किए। फिर थोड़ा पैसा बन गया, बोर हो गए तो वापस भारत आ गए अपनी चाइल्डहुड पैशन को परस्यू करने के लिए कि हमें भी एक एरोस्पेस कंपनी बनानी है। आज तकरीबन 10-11 साल हुए उन्हें। वो रॉकेट लॉन्च करते हैं और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट में लेके जाते हैं। उनकी कीमत तकरीबन $10,000 है। यही चीज़ स्पेसएक्स करता है। स्पेसएक्स के तो रॉकेट बड़े हैं, बहुत ऊपर भी जाते हैं, बट सेम ऑर्बिट के लिए तकरीबन $20,000 है। सो स्पेसएक्स से आधा। अब स्पेसएक्स का तो आपने देखा होगा, आसमान से रॉकेट गिरता है, उसकी फ्यूल टैंक बूस्टर उसको पकड़ लेता है। अपना एंटरप्रेन्योर भी यही करने वाला है। हो सकता है फेल हो जाए, बट अगर 145 करोड़ भारतीय उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसकी कीमत आ जाएगी $4,000 पर किलोग्राम, 1/5 ऑफ स्पेसएक्स।
तीसरी चीज़, दुनिया भर के रॉकेट एक स्पेसिफिक फ्यूल पे चलते हैं। इनका रॉकेट एविएशन टरबाइन फ्यूल पे चढ़ता है, जो फ्यूल आप प्लेन चलाने में यूज़ करते हैं। इनके रॉकेट का इंजन 3 दिन में 3D प्रिंट होता है और 20 दिन के अंदर आपके सैटेलाइट को लो ऑर्बिट में पहुंचाने में मदद करते हैं। एक तरीके से वो रॉकेट की उबेर कंपनी चला रहे हैं। एंड ये सब उन्होंने 10-11 साल में कर दिया। मैं श्रीनाथ की बात कर रहा हूँ, जो अग्निकुल के फाउंडर हैं। पैशन पे उन्होंने ये कंपनी खड़ी कर दी। जब तक हमारे पास ऐसे श्रीनाथ है, तब तक आप भारत पे बुलिश रह सकते हैं। ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स है डेफिनेटली, जैसे जोहो के फाउंडर बहुत है, है, राइट? बहुत है। अभी एआई में भी वॉइस एआई आ गया है। बट कमिंग बैक टू द मार्केट्स, कि एक ग्राफ या एक रिपोर्ट में चेक कर रही थी कि लास्ट 20 इयर्स में इंडियन मार्केट्स ने हर चीज़ को आउट परफॉर्म किया है, गोल्ड, रियल एस्टेट या फॉरेन मार्केट्स, यूएस। तो अब ऐसे में हम कितना कॉन्फिडेंट होकर कौन से सेक्टर में या किस सेक्टर पे ज़्यादा बेट कर सकते हैं, इंडिया में स्पेशली? नेहा जी, आप बेट हमेशा एंटरप्रेन्योर पे करते हैं, हम्म। बिकॉज किसी सेक्टर में अच्छा एंटरप्रेन्योर भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। तो आप हमेशा निवेश एंटरप्रेन्योर में करती हैं, बट हमारे पास रेगुलेटरी लिमिटेशन की वजह से स्टॉक स्पेसिफिक, एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिक बात करना मुश्किल है। हम्म। सो सेक्टरली आप देखिए, दुनिया भर के लोग अब डिफेंस पे खर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट ने देख लिया कि भाई डिफेंस वीक है तो कितनी पिटाई होती है, सब उनके अनुभव से सीखेंगे, तो हम्म। डिफेंस सेक्टर अच्छा करेगा। भारत की ग्रोथ बन रही है। पहले जब पर कैपिटा इनकम $2000 के नीचे थी तो रोटी कपड़ा मकान सर्वोपरि था। अब $2000 के ऊपर गई तो आप एक की जगह 2 रोटी तो नहीं खाएंगे, आप 2 की जगह 4 कपड़े तो नहीं पहनेंगे। तो अब पैसा कहाँ पे खर्च होगा? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म। तो इस क्षेत्र को अच्छा रहेगा। फाइनली आज आपके मेरे जीवन के हर पहलू को क्या इम्पैक्ट करता है? डीप टेक टेक्नोलॉजी आ रही है। चूल्हे से माइक्रोवेव ओवन पे पहुंच गए, अब हो सकता है वंडर शेफ आ जाए, जैसे आप हुक्म करेंगे खिचड़ी बना दे, बिरयानी बना दे और बन जाएगी। तो टेक्नोलॉजी आपके हर पहलू जीवन के इम्पैक्ट कर रही है। डीप टेक भी अच्छा ही करेगा। सो आप कह रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और डीप टेक, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए और हम बहुत ही बुलिश या पॉजिटिव है इनको लेकर। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ जो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, कि अगर हम आपको 1 करोड़ दे देते हैं आज और बोलते हैं कि आप 1 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करो इन टुडेज़ सिनेरियो जो भी चल रहा है आस-पास पे, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? सो अगर मुझे सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करना है तो मैं मनी मार्केट फंड में निवेश करूंगा। 1 साल के लिए मैं इक्विटी नहीं लूंगा, न सोना चांदी लूंगा। मेरी अगर 1 साल की होराइजन है तो बेहतर है कि मैं डेट में रहूं। लेकिन अगर मेरी होराइजन लेट्स से 5 साल की है, तो फिर मैं इक्विटी, डेट और गोल्ड एंड सिल्वर इन में सब में डिवाइड करूंगा। तो सर 1 साल में आप 5-10% कुछ नहीं डालोगे इक्विटी कुछ में? नहीं डालूंगा। 100%? इक्विटी में निवेश करना है तो 5 साल का होराइजन चाहिए। हुँ। अब अगर 5 साल ही हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो 5 साल में आप कितना अमाउंट इक्विटी में, कितना म्यूचुअल फंड में या गोल्ड, सिल्वर, तो वो रेशियो क्या होगा फिर? सो अगर आप में समझ है, समय है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है। से नेहा जी, आप जितना रिस्क इंडिविजुअली ले सकते उतना तो मैं इंस्टीट्यूशनली कभी नहीं ले पाऊंगा। मुझे तो मैं और लोगों के पैसे मैनेज करता हूँ, मेरे पे दायित्व बहुत बड़ा है, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं। बट अगर आपके पास समय ही नहीं है, समझ नहीं है, तब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। एंड जैसा मैंने पहले बताया, कोटक मल्टी एसेट अलोकेशन का जो अलोकेशन है उसी को मैं फॉलो कर दूंगा।
इनफैक्ट मैं पैसा उसी फंड में लगा दूंगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर के ऊपर डाल रहा हूँ। भाई तेरे को जो अच्छा लगे उस हिसाब से करता रहे। गॉट इट। अब जैसे 1 सीआर तो थोड़ा बड़ा अमाउंट हो गया, अगर हम 1 लाख पर मंथ लेते हैं फॉर 1 ईयर तो भी सेम ही आंसर होगा सेम ही आपका? आंसर रहेगा बिकॉज नवंबर के महीने में जो आएगा पैसा वो तो 1 महीने के लिए निवेश करना है, तो उसे तो मनी मार्केट फंड में ही रहना चाहिए। करेक्ट। और अगर हम ये 1 सीआर का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो क्या एलोकेशन होगी? सो फिर 60 इक्विटी, 20 डेट एंड 20 प्रेशियस 10 मेटल्स। इयर्स में? 10 इयर्स में भी मोटा-मोटा वही रहेगा, हो सकता है कि इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ जाए। ओके। सो अभी हम अभी हम मेटल्स की बात कर रहे थे और मैं उस वक़्त पूछना चाह रही थी कि मेटल्स में आपने गोल्ड और सिल्वर की बात करी। गोल्ड और सिल्वर के बाद ऐसे कौन से 2 या 3 मेटल्स हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं? सी बाकी सारी मेटल के ऊपर हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। सेकंड उसके ऊपर जो ट्रेडिंग होता है, उसमें सेटलमेंट के भी रिस्क रहते हैं। एंड एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप मेटल खरीदने जाते हो और बेचने जाते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी रहता है। तो अपनी मेटल पोर्टफोलियो को आप गोल्ड सिल्वर तक ही रखिए, उससे आगे मत लेके जाइए। काफ़ी इन्वेस्टर्स आजकल कॉपर की भी बात कर रहे हैं कि गोल्ड का बस निकल गया, सिल्वर का भी ऑटो निकल गया। जब लोग ऐसी बातें करते तो वहाँ से दूर रहने में ही भलमनसाई है। ओके सर, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया अभी तक। हमने वॉर के बारे में बात कर ली है, एसेट एलोकेशन के बारे में बात कर ली है, हमने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर ली है। अब थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कट किए जो कि काफ़ी बड़ा और अच्छा रिफॉर्म था। 12 लाख की इनकम पर भी ज़ीरो टैक्स कर दिया। अगेन वो भी बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था। एंड देन और भी बहुत सारे छोटे-छोटे चेंजेस गवर्नमेंट ने करे हैं। बट उसके बाद भी क्योंकि अल्टीमेट एम तो ये है कि कंज़म्पशन बढ़े, लोगों के हाथ में सेविंग्स आए। मार्केट्स में टर्न अराउंड देखने को नहीं मिला है, ना अभी ना 6 महीने पहले। ऐसा क्यों हो रहा है? सो अगेन नेहा जी आप ये देखिए कि सरकार का काम है ग्रोथ चलाना या मार्केट चलाना। तो पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार मार्केट में ही इकोनॉमी चला रही है। सेकंड, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 8%। तो इसका हमें गर्व होना चाहिए, दुख होना चाहिए। अभी फाइनल में अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल में 50 रन बनाए, तो आप इसलिए रोना चालू कर देंगे कि तो इसने सेंचुरी क्यों नहीं मारी। अगर सेंचुरी मारते तो हम न्यूजीलैंड को 200 रन से हराते हैं। बट भाई 18 बॉल में 50 किए, वो फाउंडेशन कोई बुरी तो नहीं है। तो सेकंड हमारी इकोनॉमी 8% पे ग्रो हुई पिछले साल, तो वो भी अच्छी बात है। तीसरी, मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करता रहता है, तो कुछ हद तक जब वो अक्टूबर 24 में 26,000 निफ्टी पे थी, तब ये डिस्काउंट कर लिया था कि सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देगी। अब निवेश करके बढ़ावा दे, कंजम्पशन को बढ़ावा दे, वो उनके हाथ में था। अब जो एक्सपेक्टेड था, डिस्काउंटेड था, वही हुआ, तो प्राइस कहाँ से बढ़ेंगे। बट क्या ये एक अच्छा फाउंडेशन ले कर रही है आने वाले फ्यूचर के लिए? अनडाउटेबली यस। जब हम सरकार की बात करते हैं तो अगेन एक और टॉपिक माइंड में तुरंत आता है कि जो हमारा इंडियन रुपी टूट रहा है, क्या वो हमारे लिए अच्छा है? से ये रूपी टूट रहा है, ऐसा क्यों? आपकी उम्र कल थी, उससे आज एक दिन बड़ी हो गई, तो मैं क्या आपके मन में ये कहता रहूं नेहा जी अब तो आप बूढ़ी हो गई हैं? क्या वो सही होगा? रूपी क्यों गिर रहा है? एक, हमारी महंगाई अपने ट्रेडिंग पार्टनर से ज़्यादा है। दूसरी, हमारी प्रोडक्टिविटी उनसे कम है। चाइना ने 7 दिन में अस्पताल खड़ा कर दिया वुहान में कोविड के समय में। हम 7 दिन में तो हॉस्पिटल का नामकरण नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे आशा रखें कि हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी? तो जब तक हमारी इन्फ्लेशन और प्रोडक्टिविटी हमारे पार्टनर से बेहतर नहीं होगी, तब तक रुपी का अप्रिशिएट होना नामुमकिन है। पहले 7% गिरता था, अब 2-3% गिरता है। जब तक रुपी अपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के आसपास रहे,
तब तक इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बहुत अप्रिशिएट हो गया तब भी बुरा है, बहुत डेप्रिशिएट हो गया तब भी बुरा है। और मार्केट रूपी के पेंडुलियम को हमेशा इक्विलिब्रियम पे लेके आएगी। अभी आप मेंशन कर रहे हो कि प्रोडक्टिविटी हमारी कंपैरेटिवली काफ़ी कम कम है है। और एक और बहुत ही बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, जिसका बहुत शोर भी मच रहा है कि एआई लोगों की जॉब खा जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से आप कितने हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? सो नेहा जी, आज मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्टेटमेंट से एग्री करने के लिए या डिसएग्री करने के लिए। मेरे हिसाब से एआई हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है या सबसे बड़ा रिस्क है, और ये क्या है वो मैं आज नहीं कह पाता। अगर हमारी आईटी कंपनीज के पास जाए और कहें कि भाई एआई से डिसरप्शन होगा, तो वो कहते हैं कि हमने तो हमेशा डिसरप्शन में ही खेल खेला है। पहले Y2K था, वो ख़त्म हो गया तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पे चले गए, वहाँ से हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे चले गए, वहाँ से कंसल्टिंग के ऊपर गए, वहाँ से हम साइबर सिक्योरिटी पे गए, वहाँ से हम प्रोडक्ट पे गए, वहाँ से हम क्लाउड और डेटा पे गए। अब एआई आ रहा है तो वो भी मैनेज कर लेंगे। जब एआई के स्ट्रेटेजिस्ट को सुनते हैं तो वो कहते हैं अब प्रोग्रामिंग तो कंप्यूटर करेगा, कोड कंप्यूटर लिखेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी नहीं रहेगी। आईटी कंपनी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग तो हमारे जॉब का 20% हिस्सा है, 80% हिस्सा तो क्लाइंट को मिलना, समझना, वर्कफ्लो बनाना, कोडिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, डीबग करना, सिक्योर करना, उससे जुड़ा हुआ है। तो 20% अगर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोड की लाइब्रेरी नहीं है, हम तो वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करते ही हैं। तो जो एआई बड़े स्केल पे करता है, हम छोटे स्केल पे कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिस्ट के पास जाए तो वो कहते हैं अरे अब तो प्लगइन आ गया है, वो वेल्थ मैनेजर को रिप्लेस कर देगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर को रिप्लेस कर देगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर छोड़ो नीलेश भाई, आपकी ही जॉब खतरे में है। हम वापस आईटी कंपनी वाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, आप एक प्रोग्राम बना के चला के देखिए कि भाई मुझे नीलेश शाह जैसा पोर्टफोलियो चाहिए, या नीलेश शाह के वॉरेन बफे को ही पकड़ लीजिए। तो हमने क्लाउड डॉट ए आई में वॉरेन बफे जैसे पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की, तो उनका जो बर्कशायर हाथवे का एक्चुअल पोर्टफोलियो था मोटा मोटा वही आ गया। तो उसके लिए तो एआई की ज़रूरत नहीं है। सो टाइपराइटर जब गए और कंप्यूटर आया तो टाइपिस्ट के जॉब्स चले गए थे, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स तो बहुत बढ़ गए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई तो और जॉब्स खड़े हो गए। पहले हम दुकान में जाते थे, छोटी से छोटी दुकान में, तो वो गल्ला रखता था। आज छोटी से छोटी दुकान में जाओ तो कंप्यूटर है, वहाँ पे उसकी सप्लाई चेन अपने आप अपडेट हो जाती है। तो कंप्यूटर सस्ते हुए, प्रोग्रामिंग सस्ता हुआ, तो ये सारे उपयोग निकल आए। एआई में भी शायद वही हो सकता है। तो आज की तारीख में नेहा जी मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि एआई इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम और रिस्क ऑफ लाइफ टाइम, बट इट विल डिपेंड अपॉन अस हाउ वी प्ले। देर विल बी विनर्स, देर विल बी लूजर्स। आप टाइपिस्ट की तरह रोते रहे कि टाइपराइटर गया, अब मैं क्या करूँ, नई स्किल नहीं एक्वायर करेंगे तो पक्का आपका जॉब जाएगा। बट अगर आप एआई को लिवरेज करें, एआई को साक्षात्कार कर लें और उससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और ऐसे काम करने लगे जो आज तक हमने सोचे नहीं थे, तो ये जॉब्स और क्रिएट करेगा। डेफिनेटली 100% अग्रीड। अब जब हम एआई की बात करें तो आईटी सेक्टर भी टारगेट पे रहता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है आईटी सेक्टर में। 20-30% अगर क्रैश कर रहा है, धीरे धीरे करेक्शन आ रहा है, तो या वहाँ क्या चल रहा है सर, क्या करना चाहिए? सो इस वक्त जो संशय हमारा एआई के ऊपर है वही आईटी सेक्टर के ऊपर भी है। वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हमारी वाली कंपनी एआई का उपयोग कर पाएगी। हर कंपनी कोशिश कर रही है, बट कुछ विनर्स होंगे, कुछ लूजर्स होंगे।
तो हमें फोकस यही करना है कि हम विनर्स की टोली में रहें, लूजर्स के साथ नहीं रहें। एंड ये पूरा बॉटम अप सिलेक्शन है। 100% अग्री सर। अभी आप मेंशन कर रहे थे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है या तो मार्केट में नया आया है या फिर शुरू से ही लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, या आपका फेवरेट हो, आप So, बताना मेरा चाहते हो? सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है मल्टी एसेट एलोकेशन। आप जब रईस है तब आपको प्राइवेट बैंकिंग सर्विस मिलती है जो आपको एसेट एलोकेशन के बारे में ज्ञात करेगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर आपको वो सर्विस 100 रुपए के निवेश के लिए भी दे रहे हैं। और मैं पिछले 18-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ इंडस्ट्री के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, तो उन्होंने 99% से ज़्यादा निवेशक के पोर्टफोलियो को बीट किया होगा। इतना अच्छा, इतना सस्ता, इतना सुंदर, इतना टिकाऊ प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। एक और प्रोडक्ट आएगा बाज़ार में, कुछ लोगों ने लॉन्च किया है, कुछ करेंगे, हम भी करने वाले हैं, वो SIF है। आज हमारे पास गाड़ी 1 गियर में है या 5 गियर में है, बीच वाली नहीं है। 1 गियर मतलब डेट जो धीरे धीरे रिटर्न दे, 5वां गियर मतलब इक्विटी फुल स्पीड में आगे जाए बट एक्सीडेंट भी कर सकती है। लोगों को एक संतुलन चाहिए, इक्विटी से कम वॉलेटिलिटी, डेट से ज़्यादा रिटर्न। ये SIF दे पाएगा अगर हम लोग उसे सही तरीके से मैनेज कर पाए तो आई थिंक एक नई कैटेगरी SIF प्रोडक्ट की बनेगी। उसमें मेरे हिसाब से अगर हमने सही तरीके से मैनेज किया तो निवेशकों को काफ़ी अच्छा लगेगा। अमेजिंग। तो सर अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं, आप 1 वर्ड या 2 वर्ड या 1 सेंटेंस में भी आंसर दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, क्या गोल्ड इस साल 3 लाख जाएगा? मुझे नहीं पता। ओके। वॉर लाइक सिचुएशंस में कौन से म्यूचुअल फंड्स सबसे बेस्ट होते हैं? मल्टी एसेट एलोकेशन। आपके फेवरेट है। यस। इंडिया और चाइना अपकमिंग 10 इयर्स में कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? इंडिया। एफडी या डेट फंड, क्या चूज करोगे आप? डेट फंड। क्रैश आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहना मुश्किल है। ओके ओके। और टॉप 3 सेक्टर्स जो आने वाले 1 साल में ग्रो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सीमेंट। वाओ, कैसे 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं चला सर। अब जाते जाते कोई एक सिंपल एडवाइस हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहो, कुछ भी जो आप बोलना चाहो कि ये कर लो बस अब। संस्कृत का एक सुभाषित है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तिके शनै विद्या शनै वित्तम पंचयात्नी शनै शनै। शनै पंथम, छोटे छोटे कदम उठाते रहिए, मंजिल पे पहुंच जाएंगे, पंथ कट जाएगा। शनै कंथा, धागे से छोटे छोटे स्टिचेस लेते रहिए, पूरा गारमेंट सिल जाएगा। शनै पर्वत मस्तिके, छोटे छोटे स्टोन्स को क्रॉस करते रहिए, पहाड़ की चोट पे पहुंच जाएंगे। शनै विद्या, किताब का एक पत्ता रोज पढ़ते रहिए, पूरी किताब पढ़ लेंगे, विद्या अर्जित हो जाएगी। शनै वित्तम, कॉइन्स जमा करते रहिए, वेल्थ बन जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय लगता है, धीरे धीरे ये लंबी अवधि में फाइनली आपको रिजल्ट देती है। ब्यूटीफुल सर, आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही कामनेस के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। आई होप आप भी अब पैनिक नहीं कर रहे हो, मार्केट में इन्वेस्टेड रहो। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग you. दिस विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जैसे सर ने कहा है, चिंता ना को करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब इस पॉडकास्ट पर 10,000 लाइक्स करा दो ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जल्दी से आ जाए, और कमेंट में फीडबैक छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।